जी नहीं, मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे सिर्फ प्राइवेटली तो सेंड कर सकता हूँ, बट I cannot send this link openly to everyone. One to one messages तो possible हो रहे हैं, but I cannot send this. कोई अगर मुझे को वे आउट बता सकता है तो बता दे. So I guess you better text me on my number that has been shared already in the orientation class. आप वहाँ से या आप अपने किसी दोस्त को कहें कि जो लिंक मैंने शेयर किया है वो आपसे शेयर कर लें. देखिए, मुझे लिंक का मसला नहीं है. आई कैन कॉपी दैट लिंक, बट आई कैन नॉट पेस्ट दैट लिंक एनीवेयर. यहाँ पे कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जूम में जिसमें मैं ये लिंक सारों को सेंड कर सकता हूँ. मैं वन बाय वन तो आपको रिप्लाई कर सकता हूँ, बट दैट वुड बी इनकन्वीनियंट. सुफियान, ग्रुप में जो होगा उसको पता लगेगा ना लिंक. मसला ये है कि बहुत सारे लोग अभी ग्रुप में ऐड नहीं हुए. सो एनीवेज, जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और वो ग्रुप में ऐड नहीं है, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय नंबर. नंबर कल की ओरिएंटेशन में मैंने शेयर किया था, 0300863105. यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दैट नंबर एंड आई विल सेंड यू द लिंक. चलें जी, लेट्स स्टार्ट today's session. And जी, अब मुझे अब इस वक्त मैसेजेस ना भेजें काइंडली. मुझे अब आप सेशन के बाद मैसेजेस भेज दीजिएगा, मैं उसके बाद देखूंगा. सो कल के सेशन में हमने लर्निंग कर्व को कॉन्सेप्चुअली भी अंडरस्टैंड किया, थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड किया, उसका एक टेबल भी बनाया. अब हमने इस लर्निंग कर्व को मैथमेटिकली और अलजेब्रिक अप्रोच के थ्रू समझना है. डेफिनेटली टेबल इज नॉट कन्वीनियंट. टेबल में क्या होता है कि आप 1 से 2 करेंगे, 2 से 4 करेंगे, 4 से 8, 8 से 16. अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी लर्निंग 1,00,000 यूनिट्स तक चलती रहती है, so if you prepare a table, then definitely that will take you so long to double it up until you reach 100,000 units, और वो precisely आप पहुंच भी नहीं पाएंगे वहां तक. So that's why it's better to learn another approach. It's better to learn a mathematical approach, and we call it algebraic approach as well, through which we can calculate various things related to learning curve. हम इसके थ्रू cumulative average time भी निकाल पाएंगे, हम इसके थ्रू rate of learning भी निकाल पाएंगे, हम इसके थ्रू total time भी निकाल पाएंगे, हम इसके थ्रू 100वें यूनिट का टाइम, 200वें यूनिट का टाइम, 1000वें यूनिट का टाइम, हम कुछ भी निकाल सकेंगे. ठीक है. सो आज का लेक्चर बड़ा फोकस्ड होगा इस अलजेब्रिक अप्रोच पे और इस इक्वेशन पे और इसके इस्तेमाल पे. एंड वी विल डू सम past paper questions as well, and we will try to do as much practice as we can. So formula क्या है? Formula is simple. Y is equal to ax b. इसको थोड़ा सा मैं जरा सही करके लिख दूं. ये किताब में थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन जो है वो इसको यूं लिखना चाहिए था, y is equal to ax raised to power b. ठीक है. इसमें y क्या है? y is the cumulative average time per unit. यही तो हम निकालना चाह रहे हैं.
ठीक है, cumulative average time per unit. जो थ्योरी है लर्निंग कर्व की, that says as cumulative output doubles, cumulative average time per unit falls to a fixed percentage. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला या जो थ्योरी या जो कुछ भी हम इसको पढ़ रहे हैं वो हमें बताता है हम जानना क्या चाह रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं cumulative average time per unit, वो हमारा y है। दिस इज समथिंग वी वांट टू नो। अब ये किसके बराबर होगा ये हमें कैसे पता लगेगा? अब उसके अंदर एक वेरिएबल है ए क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट। हमें ये जानना पड़ेगा, हमें ये पता होना चाहिए कि पहले यूनिट को बनाने पे कितना टाइम लगा था। पहले यूनिट को बनाने पे 100 घंटे लगे थे, पहले यूनिट को बनाने पे 10 घंटे लगे, सो व्हाटएवर इज द टाइम ऑफ फर्स्ट यूनिट, वो आप ए ले लें। और x यहाँ पे है cumulative नंबर ऑफ यूनिट्स, जिस नंबर ऑफ यूनिट्स पे आप y निकालना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि टोटल 1000 यूनिट्स अगर मैं बनाता हूँ तो मेरा cumulative एवरेज टाइम क्या होगा। तो अगर मैं 1000 यूनिट्स का cumulative एवरेज टाइम निकालना चाहता हूँ, I will take 1000. If I want to calculate the cumulative average time of 100,000 units, I will take 100,000. So x is the cumulative number of units against which you want to know the value of y. अब b यहाँ पे क्या है? b यहाँ पे उस कर्व का स्लोप है, उस कर्व का स्लोप है। आपने कल डायग्राम में देखा होगा, और जब भी कोई कर्व होता है तो उस कर्व का एक स्लोप होता है, और स्लोप डेफिनेटली एक तरीके से निकलता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो उसको आप टेक्निकली इंडेक्स ऑफ लर्निंग हम कहते हैं। इंडेक्स ऑफ लर्निंग इज log of r डिवाइडेड बाय log of 2। तो b की वैल्यू के लिए यू विल टेक log of r क्या है? रेट ऑफ लर्निंग। रेट ऑफ लर्निंग आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं होगा तो निकालना होगा। निकालेंगे भी आप इसी तरीके से फॉर्मूले से निकालेंगे, बट हम एज्यूम इस वक्त कर रहे हैं कि रेट ऑफ लर्निंग गिवन है। अगर गिवन है रेट ऑफ लर्निंग तो आप log of r ले लें, log of 2 ले लें, दोनों को डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पे अगर रेट ऑफ लर्निंग 80% लिया हुआ है तो मैं log of 0.80 लूंगा और log of 2 पे डिवाइड करूंगा, और जो भी वैल्यू आएगी b की वो यहाँ पे लिख दूंगा। So when you have a formula, you need to understand its variables. और ये फॉर्मूला अक्सर नहीं बल्कि एग्जाम में दिया ही होता है। तो शायद फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसे कोई क्रैम करें या कोई आपसे पूछेगा भाई फॉर्मूला सुना दे, लेकिन फॉर्मूले के वेरिएबल्स का पता होना, उनके रिलेशनशिप्स का पता होना, उसकी एप्लीकेशन का पता होना, उसको कैलकुलेट कर पाना, दिस इज अ स्किल वी वांट टू अंडरस्टैंड। ये हम जानना चाह रहे हैं और अभी हम इसी को अप्लाई करेंगे बार बार और इसी को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी मैंने आपको इसके जो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं वो बता दिए। इस फॉर्मूले को क्विकली अप्लाई करते हैं एक छोटे सवाल पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने सवालों की लेंथ जो है वो बढ़ाते जाते हैं। तो द फर्स्ट यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू टेक 100 यूनिट्स। जो 100 आवर्स, जो पहला यूनिट है उसको 100 आवर्स एक्सपेक्टेड है, और 80% लर्निंग कर्व इज नोन टू अप्लाई। ठीक है, 80% लर्निंग कर्व इज नोन टू अप्लाई। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आप एवरेज टाइम बताएं। अब ये आपने ना बड़े गौर से पढ़ना होता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो आपसे एवरेज टाइम पूछा जा रहा है, एवरेज टाइम बताएं। और ये रिक्वायरमेंट वेरी भी कर सकती है, कभी वो एवरेज टाइम पूछेगा, कभी वो आपसे टोटल टाइम पूछेगा। कितने यूनिट्स का? फर्स्ट 16 यूनिट्स का। और फिर एवरेज टाइम पर यूनिट बताएं फॉर द फर्स्ट 25 यूनिट्स, और फिर बताएं टाइम फॉर द 20th यूनिट। ठीक है, अब इस तरह के सवालों को आपने कैसे करना है? तो पहली दो रिक्वायरमेंट्स तो बहुत सिंपल है। अगर आपने कैलकुलेटर इस वक्त अपने पास रखे हुए हैं तो आप मेरे साथ साथ कैलकुलेटर पे इसको बेशक कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे y इज इक्वल टू a x b, और y इज इक्वल टू a इज 100 आवर्स, और हम 16 पे जानना चाहते हैं, और हमारा जो r होगा वो log of 0.80 डिवाइडेड बाय log of 2 होगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, यू टेक अ log of 0.8 और इसको हम डिवाइड कर दें log of 2 पे। ठीक है, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें कैलकुलेटर पे करनी पड़ेगी। 0.0969 and you take log of 2। मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ माइनस 0.0969 डिवाइडेड बाय
0.3010। सो अगर हम ये करें, जनरली मैं आंसर्स अपने सामने रख लेता हूँ ताकि हमारा इस पे टाइम ना लगे। सो दैट इज 0.32। मुझे जरा कंफर्म कीजिएगा एनीबडी जिसके पास कैलकुलेटर है वो जरा ये वैल्यूज कैलकुलेट करके मुझे कंफर्म कर दें। इन द मीन टाइम मैं जरा एहतियातन अपने पास सामने इसकी कैलकुलेशन रख लूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो जरा बच जाए। जी, हमने सही कैलकुलेट किया, बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया। बस ये है कि यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्यों आएगा? माइनस का साइन इसलिए आएगा कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोप्ड है, तो डेफिनेटली जो माइनस का साइन है वो उसकी नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको यहाँ पे लिख दोगे -0.3219। अक्सर बड़े सवालों में ये चीज़ें आपको खुद कैलकुलेट करके दी जाती हैं। आपको इंडेक्स जो है वो खुद बताया जाता है, बी की वैल्यू वो खुद बता देता है सवालों में। तो बी की वैल्यू कैलकुलेट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जब आप ये करते हैं तो आपका आंसर आता है 40.96 आवर्स। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम 16 यूनिट्स बनाते हैं और 80% लर्निंग कर्व अप्लाई होता है तो हमें 16 यूनिट्स बनाने पे, टोटल 16 यूनिट्स बनाने पे जो एवरेज टाइम आएगा वो 40.96 आवर्स आएगा। और अगर यहाँ से मैं आपसे पूछूं टोटल टाइम कितना आएगा, तो डेफिनेटली टोटल के लिए आप इसको एक दफा 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 40.96 मल्टीप्लाई बाय 16 यू विल से कि जो टोटल टाइम आएगा 16 यूनिट्स बनाने पे वो 655.36 आएगा। ये खैर उसने पूछा नहीं था। अच्छा, एक दफा इस क्वेश्चन को फिर करते हैं और अब वो ये पूछ रहा है कि 25th यूनिट्स पे बता दें। तो बड़ा सिंपल सा काम है, मैं इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे आपने x को क्या ले लेना है? x को आपने 25 ले लेना है। तो अगर आप x को 25 लेंगे, योर आंसर इज 35.48 आवर्स। क्योंकि अब मजीद यूनिट्स आपने बना लिए तो आपका टाइम और रिड्यूस हो गया। अब आपका एवरेज टाइम जो है दैट इज ओनली 35.48 आवर्स। तो ये तो बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें आपको वो कहता है फर्स्ट 16 यूनिट्स का एवरेज टाइम बताओ, 25 यूनिट्स का बताओ, 250 यूनिट्स का बताओ, 2500 यूनिट्स का बताओ। सो व्हाटएवर ही इज गिविंग यू, जो भी वो यूनिट्स कह रहा है आप एक्स में वो लेते जाएं और आपको आंसर जो है वो पता लगता जाएगा। b की वैल्यू जी मैं रिपीट कर देता हूँ, b होता है log of r डिवाइडेड बाय log of 2, log of r डिवाइडेड बाय log of 2। तो r क्या है? सॉरी, ये b की वैल्यू, ये r मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये इनफैक्ट b की वैल्यू है। log of r क्या है यहाँ पे 80%, तो log of 0.8 ले लिया और log of 2। तो जब आप log of r को log of 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये जितनी भी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे लिखी थी ये b की ही कैलकुलेशन थी, ठीक है। वो गलती से वहाँ पे r लिखा गया इसलिए शायद आपको कंफ्यूजन होगी। वो r क्या होता है? r इज द रेट ऑफ लर्निंग, b क्या होता है? इंडेक्स ऑफ लर्निंग। क्लियर हो गया जी? अब जो है, अब ये वाली रिक्वायरमेंट जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि इस रिक्वायरमेंट पे काफी क्वेश्चन बेस कर रहे होते हैं, राइट। इस रिक्वायरमेंट पे काफी क्वेश्चन बेस कर रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? द टाइम इट टेक्स टू मेक 20th यूनिट, द टाइम इट टेक्स टू मेक 20th यूनिट, यानी कि वो पूछ रहा है कि 20वें यूनिट पे लगने वाला टाइम बता दें। 20th यूनिट, उसने ये नहीं कहा कि 20 यूनिट्स का एवरेज टाइम बताएं, उसने कहा 20वें यूनिट का टाइम बताएं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे 20th यूनिट, 100th यूनिट, 1000th यूनिट। तो अगर मखसूस एक आपको बताया हो, तो अब आप इसका मेथड नोट कर लें कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले एवरेज टाइम निकालना है। मैं पहले मेथड लिख देता हूं और उसके बाद मेथड के बाद मैं आपको सवाल करके दिखाता हूं। पहले मैं मेथड आपको जरा बता दूं। आपने एवरेज टाइम निकालना है 20 यूनिट्स पे और फिर आपने टोटल टाइम निकालना है 20 यूनिट्स पे और फिर आपने एवरेज टाइम निकालना है 1 यूनिट कम 19 यूनिट्स पे और फिर आपने टोटल टाइम निकालना है 1 यूनिट कम 19 यूनिट्स पे। तो अगर मैं
ये बात जान लूं, मैं पहले एवरेज क्यों लिख रहा हूँ, मुझे पहले एवरेज इसलिए लिखनी पड़ रही है क्योंकि फॉर्मूला आपका एवरेज टाइम बताता है, तो मैं 20 यूनिट्स की एवरेज और 19 यूनिट्स का एवरेज टाइम निकाल लूंगा। लेकिन असल में मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, असल में मैं निकालना चाह रहा हूँ कि 20 यूनिट्स पे टोटल टाइम कितना लगेगा और 19 यूनिट्स पे टोटल टाइम कितना लगेगा। तो फाइनली अगर आप ये निकाल पाओ तो टाइम फॉर 20th यूनिट, अब लॉजिकली क्या है कि 20वें यूनिट पे कितना टाइम लगेगा, दैट वुड बी द टाइम ऑन 20 यूनिट्स माइनस द टाइम ऑन 19 यूनिट्स। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 20 यूनिट्स के टोटल टाइम में से अगर मैं 19 यूनिट्स का टोटल टाइम माइनस कर दूं तो मेरे पास 20वें यूनिट का टाइम आ जाएगा। अब कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्चुअली आपको ये बात समझ भी आनी चाहिए कि अच्छा दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग दैट। तो ये आपने जहन में रखना है कि जब भी आपको एक मखसूस यूनिट का कहा जाता है, फॉर एग्जांपल 20वां यूनिट, तो मैंने 20-19 लिया, आपको कहा जाता है 100वां यूनिट, ठीक है, आपको कहा जाता है 100th यूनिट, तो आप क्या लोगे 199। आपको कहा जाता है कि 1000th यूनिट, तो आप क्या लोगे 1000 और एक यूनिट का 999। तो जब भी आपको इस तरह से दिया जाए तो जो यूनिट उसने आपसे पूछा है, जिसका टाइम पूछा है, वो ले लें और उससे एक यूनिट काम ले लें और फिर टोटल टाइम निकालते हुए इसको सॉल्व करें। अब हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है, इसकी हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो अब चूंकि हमने इंडिविजुअल कैलकुलेशन सीख ली हैं, तो अब मैं आपको बताऊं कि ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आप 25 यूनिट्स पे y निकाल सकें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, सॉरी 20 यूनिट्स पे, तो अगर आप इसको 20 यूनिट्स पे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 120 और रेज टू पावर b, और ये हम पहले कर भी चुके, नहीं पहले नहीं कर चुके, ये अभी हम कर लेते हैं। इसकी वैल्यू में वहां से आंसर देख नोट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्विकली इसको फॉलो कर लें, जारी सी बात है अगर मैं टाइम लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सॉरी, ये नहीं आएगा, इसका जवाब आएगा 38.12। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 20 यूनिट से, तो क्या आ जाएगा टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना आ जाएगा 762.40। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने 20 यूनिट्स पे एवरेज टाइम निकाला, एवरेज को 20 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 20 यूनिट्स का टोटल टाइम आ गया। अब मैंने एक यूनिट कम करके 19 यूनिट्स पे सबसे पहले एवरेज टाइम निकालना है, और वो आता है 38.76, और उस एवरेज को 19 से मल्टीप्लाई करके टोटल टाइम निकालना है, और वो टोटल आता है 736.44। अगर आपने ये दो चीजें कैलकुलेट कर ली, टोटल टाइम ऑफ 20 यूनिट्स एंड टोटल टाइम ऑफ 19 यूनिट्स, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेते हो तो आपके पास आंसर आता है 25.96 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 20वें आपके 25.96 आवर्स लगते हैं। ये हम कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे जाके कॉस्टिंग करेंगे तो कॉस्टिंग के लिए वो आपको कहेगा, या प्राइसिंग के लिए अगर हमें कॉस्टिंग करनी पड़ती है या किसी भी मकसद के लिए हमें कॉस्टिंग करनी पड़ती है, तो वो आपको कहेगा कि भाई अज्यूम करो कि कॉस्टिंग पर्पसेस के लिए लेबर का वो टाइम लेना है जो 20वें यूनिट पे लगा है। तो वो आपको कोई भी फरमाइश डाल सकता है और आपको कह सकता है कि आपने 20वें यूनिट वाला लेबर का टाइम कॉस्टिंग में लेना है या 100वें यूनिट वाला लेना है। तो वो जो भी आपको कहे, आपने उसको इस अप्रोच के तहत सॉल्व कर देना है। और अब चूंकि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की तरफ भी हैं, तो ये सीधा सीधा एक एमसीक्यू बनता है। ये जो तीनों मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं ए बी सी, ये सीधे सीधे 2-2 नंबर के एमसीक्यू बनते हैं कि 16वें यूनिट का टाइम बता दो और 25वें यूनिट का टाइम बता दो, 25 यूनिट्स का टाइम बता दो और 20वें यूनिट का टाइम बता दो। तो ये इन इटसेल्फ एक एमसीक्यू भी आ सकता है और आता है और आया है, राइट। तो एम्बिग्यूटी हो तो पूछ लीजिएगा, मैं आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है
बट दैट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट आ गया है। देखिए हमने आहिस्ता आहिस्ता सीखना है, एक पॉइंट ऐड करके सीखना है और फिर उसके बाद बड़े सवाल करने हैं। वो पॉइंट क्या आया है इसमें? तो ये हमने इंटरेस्टिंग बात की है कि क्या हम एक यूनिट प्लस करके 20 और 21 के माइनस से कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। हमें 20वां यूनिट पता करना है ना, तो 20वां यूनिट के लिए आप क्या करेंगे, 21 यूनिट्स का टाइम और फिर 20 यूनिट का टाइम, तो 20 यूनिट माइनस 21 यूनिट, तो वो तो 21वें यूनिट का टाइम आ जाएगा, इज़न्ट इट? नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि हम 21 यूनिट्स का टाइम ले लें और 20 यूनिट्स का टोटल टाइम ले लें, तो 20 यूनिट का टोटल टाइम माइनस 21 यूनिट्स का टोटल टाइम, वो तो फिर 21वें यूनिट का टाइम आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपने एक माइनस ही करना है। अच्छा, अब test your understanding. 4, the first batch of new product took 20 hours. So this is A, 20 hours. This is A. The learning rate is 90%. So this is R. R is equal to 90%. सवाल क्या है? If the learning effect ceases after 72 batches. देखें, if the learning effect ceases after, stops. Cease का मतलब है stop हो जाना। तो कल हमने बात की थी ना कि ये लर्निंग सदा नहीं चलेगी, बल्कि एक स्टेज आएगी कि ये लर्निंग का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा, तो वहां से ये लर्निंग खत्म हो रही है। तो ये कह रहा है 72 बैचेस पे आके लर्निंग का जो इफेक्ट है वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 73rd, 73rd, 74, 75, 76, 77 बैचेस जितने भी हैं अगले, वो उस पर एक ही टाइम लगेगा। सवाल ये है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मेक अ ग्रैंड टोटल ऑफ 100 बैचेस। अब वो आपसे 100 बैचेस का टाइम पूछ रहा है। अब आपसे वो 100 बैचेस का टाइम पूछ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर हमें सबसे पहले देखें, अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसने 100 यूनिट्स का चूंकि टाइम पूछा है, तो मैं इसको इस तरह सॉल्व कर लूंगा कि A20 है और उसने चूंकि 100 यूनिट्स पे टाइम पूछा है और टोटल पूछा है, तो पहले मैं 100 यूनिट्स पे एवरेज निकाल लूंगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरा 100 यूनिट्स का टाइम आ जाएगा। तो ऐसा गलत होगा। ऐसा क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर आप इस सवाल को 100 यूनिट्स पे ले जाके सॉल्व करोगे, तो आप क्या समझ रहे हो? आप ये कर रहे हो कि लर्निंग 100 यूनिट्स तक चल रही है, जबकि लर्निंग तो 72 यूनिट्स पे स्टॉप हो जाती है। तो इस सवाल को करने की अप्रोच ये है कि पहले आपने क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है 72 बैचेस का। पहले आपने 72 बैचेस का टोटल टाइम निकालना है। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी? log ऑफ r डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। मैं आंसर से देखते हुए आपको बता रहा हूँ कि b की वैल्यू -0.152003 है। बेहतर है आप अपने साथ कैलकुलेटर रखें और मेरे साथ साथ ये कैलकुलेशंस करें, क्योंकि बाद में बच्चों को लॉग ही नहीं लिया जा रहा होता उनसे। लॉग वो पूछते हैं सर ये बटन कहाँ पे है, सर लॉक का तो फिर नजर आ जाता है, एंटी लॉक का नजर नहीं आ रहा होता। तो बाद में जो पूछना आपने मेरे से, तो क्यों नहीं आप साथ कैलकुलेटर लेके बैठे हैं और मैं जिस तरह कैलकुलेशन कर रहा हूँ पीछे पीछे आप भी कर लें, तो आपकी चीजें साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। तो y इक्वल्स 20 मल्टीप्लाई बाय 72 टाइम्स ये जो भी b की वैल्यू आती है यहाँ पे ले लें, तो मेरी y की जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है 10.44 आवर्स पर बैच, यानी कि कम्युलेटिव एवरेज कितना आ रहा है? कम्युलेटिव एवरेज 10.44 आ रहा है। ठीक है, आदिल ने निकाला, बिल्कुल ठीक है आदिल। अब आपने क्या करना है? आपने टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए आप इसको 72 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो टोटल टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 751.68 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 72 बैचेस तक तो इतना टाइम लग गया। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसलिए कि अब 70 70 एक मिनट
जी 72 बैचेस तक तो ये टाइम लग गया। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये देखना है कि 72 से 100 तक टोटल टाइम कितना लग रहा है। 72 से 100 तक टोटल टाइम कितना लग रहा है। अब यहाँ पे लर्निंग स्टॉप हो गई है, 72 पे लर्निंग स्टॉप हो गई है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले 72nd यूनिट का 72nd यूनिट का, इसको 720th कह लें या हाँ 720th कहना पड़ेगा। तो 72वें यूनिट का टाइम हमें निकालना पड़ेगा। 72वें यूनिट का टाइम कैसे निकलता है? 72वें यूनिट का टाइम ऐसे निकलता है कि हम 72 यूनिट्स के टाइम में से 71 यूनिट्स का टोटल टाइम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और वो कैलकुलेशन ये है कि मेरा 71 यूनिट्स का एवरेज टाइम क्या है। तो वो एवरेज टाइम मेरा सवाल में निकलता है 71 यूनिट्स का 10.46 और अगर मैं उसको 71 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 71 यूनिट्स का जो टाइम बनता है वो 742.66 आवर्स बनता है। तो अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास एक सूरत हल सामने आई। हमें ये पता लगा कि अगर हम 72वां यूनिट बताते हैं तो उसके ऊपर हमारा कितना टाइम लगता है। तो 72वें यूनिट को बनाने पे हमारा जो टाइम लगेगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा 751.68 माइनस 742.66, सो दैट इज 9.02 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 72 से लेकर 100 ये कितने यूनिट्स हो गए? 28। अब आप इसको 28 से ज़रब दे दो तो 9.02 मल्टीप्लाई बाय 28, 9.02 मल्टीप्लाई बाय 28, ये भी घंटे आपके लगेंगे, ठीक है। और ये घंटे कितने बनते हैं? 252.56। तो अब हम अपने आंसर पे पहुंचे हैं और हमने ये कहा कि पहले 72 यूनिट्स पे जो हमारा टोटल टाइम लग रहा है वो ये है, और जो अगले 28 यूनिट्स हैं वहां पे लर्निंग जब स्टॉप हो जाती है तो उस पर टोटल टाइम ये लग रहा है। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो हमारा 100 यूनिट्स बनाने पे जो टोटल टाइम लगता है वो 1004.25 आवर्स लगता है। सो दिस इज हाउ वी डिड दिस वेरी स्मॉल क्वेश्चन। अब ये भी आपसे एक ख्याल में कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं वहां से पढ़ लूं। अच्छा, कमेंट्स नहीं है, जवाब आ रहे हैं। तो आदिल ने जवाब बताया और वो जवाब ठीक है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, इसमें कोई एम्बिग्युइटी हुई हो पूछ लें। इसमें लर्निंग रेट भी आया, इसमें लर्निंग स्टॉप भी हुई, हमने 72वें यूनिट का भी निकाला। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशन जो हमने की और डेफिनेटली उससे हमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हुई होगी। अगर नहीं हुई, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, अब इस तरह के सवाल भी आते हैं, ठीक है। और इस तरह के सवाल एमसीक्यू में तो बहुत दफा आते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। अगर कोई शख्स एमसीक्यूज पूछ रहा हो तो उसका ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। अच्छा, अब और इस सवाल को ना करने के कई तरीके भी हो सकते हैं, आगे जाके आपको और तरीके भी मिलेंगे। तो अभी मैं जरा आपका टेस्ट लेता हूँ। जितनी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप अभी मुझे ये कैलकुलेट करके बताओ कि इसमें लर्निंग रेट कितना है। तो तैयब ने बताया है जी 86%। यकीनन तैयब आपने टॉपिक पहले पढ़ा होगा और ये क्वेश्चन पहले किए होंगे और आपने मुझे फटाफट बता दिए। ऐसे ही है या आपने पहली दफा पढ़ के ही सॉल्व कर लिया? क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम है? चलें जी, फर्स्ट टाइम है तो बहुत अच्छे। तो ये देखें, कल मैंने आपको बताया था विजुअली नजर आ रहा है, ठीक है। विजुअली हमें नजर आ रहा है कि 20 से 17.2, मेरे ख्याल में ये विजुअली नजर आने की वजह से शायद आसानी से तैयब ने कर लिया है।
तो ये आपका सारों में 86% जो है वो 86% से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन इसको आपको यूं नहीं करना चाहिए था, इसको आपको यूं करना चाहिए था कि पहले यूनिट को टाइम लगता है 20, उसके बाद जब आउटपुट डबल होती है तो यानी कि जब पहली डबलिंग होती है तो आपका जो टाइम है वो सर्टेन परसेंटेज से गिर जाता है, और वो परसेंटेज के आर। फिर जब एक और डबलिंग होती है तो एक और आर से गिर जाता टाइम, फिर जब एक और डबलिंग होती है तो फिर एक और आर से गिर जाता टाइम, और टाइम गिर के कितना रह जाता है 12.72। तो इस सवाल को आपको यूं करना चाहिए था कि 20r³ इज इक्वल टू 12.72, और r³ को जब आप सॉल्व करोगे तो ये जवाब आएगा 86%। तो इसका आंसर था 86%। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती, उनको ये, वो मेरे से पूछते रहते हैं बाद में, सर आपने आर को 3 क्यों लिया, आपने आर को 4 क्यों लिया, कभी आप r2 ले लेते हैं, कभी आप r5 ले लेते हैं। तो बात यह है कि मुझे जब डेटा दिया होगा तो मैं उस डेटे को देखूंगा कि उसमें डबलिंग कितनी दफा हुई है। अब इस वक्त मेरे पास जो डेटा था 1 to 4 8 में डेटा था, 1 to 4 8 में 3 दफा डबलिंग होती है, 1 से 2 एक दफा, 2 से 4 एक दफा, 4 से 8 एक दफा। अगर ये 16 तक जा रहा होता तो 4 दफा डबलिंग होती, 32 तक जा रहा होता 5 दफा डबलिंग होती। तो आपने देखना डेटे में डबलिंग, डेटे में कितनी दफा वो आउटपुट, कम्युलेटिव आउटपुट डबल हो रही है। और फिर मैं पहले यूनिट का एवरेज ले लूंगा और आखिरी को ले लूंगा, और फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। सो दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग दी लर्निंग कर्व रेट। एक और तरीका कि आप इसको फॉर्मूले से करते हैं, वो बड़ा लेंथी है और वो इसलिए शुरू में हम एडवाइस नहीं करते। मैं आपको शायद कल के लेक्चर में करवा दूं, फिलहाल नहीं करवाऊंगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं स्लिप होगा मामला। तो हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूले में जितनी देर लगनी है पूरा सफ़े का प्रोसेस था, क्योंकि उसमें लॉग भी लेना पड़ेगा, एंटी लॉग भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल जिसमें 4-8 डबलिंग से मसला हल हो रहा हो, 2-4 डबलिंग से r³ r4 से मसला हल हो रहा हो, हम उसको ऐसे कर लेते हैं। और अगर ये होता कहीं जाके 1000 यूनिट्स या 2000 यूनिट्स का डेटा, तो फिर डेफिनेटली हमें फॉर्मूला अप्लाई करना था। तो अभी ज़रा कोई मुझे बताए कि ये आपको समझ आया या नहीं आया। समझ आ गया तब भी लिख दें समझ आ गया, नहीं समझ आया तो सवाल पूछ लें। समझ नहीं आया, समझ आ गया। $12.72 कहाँ से आया? 12.72 यहाँ पे डेटा में दिया हुआ है। $72 यूनिट्स वाला वो शनाज अब पीछे जा चुका है, आपको उसी वक्त सवाल पूछना चाहिए था। आपने आई डोंट नो आपने लेट किया या मैंने देखने में लेट किया। बहरहाल एक एडवांटेज ये है कि आपका वीडियो अवेलेबल है, दोबारा सुन लें उसको समझ आ जाएगी। जी सो भैया हम लास्ट वैल्यू, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को कंसिडर करेंगे, हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू है 20, तो ये आपने ले लिया 20, लास्ट वैल्यू है 12.72। देखो ये इससे भी ज्यादा कि आपने इसको रटा मार लिया कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को लेंगे। आप इसको यूं समझो, आप इसको यूं समझो कि आप थ्योरी अप्लाई कर रहे हो, और थ्योरी को आप अप्लाई कर रहे हो उस डेटा पे। तो थ्योरी क्या कहती है कि पहले यूनिट को लगे 20 घंटे, जब आउटपुट डबल हुई तो ये 20 घंटे गिर गए बाय सर्टेन परसेंटेज, और वो सर्टेन परसेंटेज क्या है आर। और देखिए मैं इस सवाल को कई तरीकों से कर सकता था, पहली बात तो ये भी है, आपने शायद रट्टा ही मार लिया, या आप लोग समझ रहे होंगे कि पहली और आखिरी वैल्यू को ही लेना है। तो देखो मैं तो इसको यूं भी कर सकता था, बारह मैं इसको यूं भी कर सकता था, मैं इसको यूं भी सॉल्व कर लेता, ये कौन सा मसला है। तो 20 टाइम्स r इज इक्वल टू 17.2, तब भी 86% आना था। और अगर मैं इसको 20 टाइम्स r इक्वल्स 14.792 करूंगा तब भी 86% आएगा। और अगर मैं इसको 20 टाइम्स r इज इक्वल टू 12.72 करूंगा तब भी 86% आएगा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमने किसी भी दो वैल्यूज से लेकर
आर को निकालना है, लेकिन उन दो वैल्यूज की शर्तें हैं। एक तो वो दो वैल्यूज डबलिंग की हों, यानी कि 1 से 2 यूनिट्स हों, ठीक है, या 2 से 4 यूनिट्स हों, या 4 से 8 यूनिट्स हों। मैं 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स वाला डेटा लेके ये सवाल हल नहीं कर सकता, क्योंकि थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है एज कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स। तो मुझे जो डेटा चाहिए है वो डबलिंग का चाहिए। 1 से 2 यूनिट्स, ठीक है, मेरा इससे काम चल जाएगा। 2 से 4 यूनिट्स, मेरा इससे भी काम चल जाएगा। 1 से 4 यूनिट्स, मेरा इससे भी काम चल जाएगा। 1 से 8 यूनिट्स, मेरा इससे भी काम चल जाएगा। तो जब तक डबलिंग वाला डेटा, मेरा काम चल जाएगा। दूसरा एक चीज का खास ख्याल रखें कि मुझे जो दूसरी तरफ डेटा चाहिए वो कम्युलेटिव एवरेज चाहिए। तो मैं तो सिर्फ इन दो डेटा पॉइंट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, या इन दो डेटा पॉइंट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, या इन दो डेटा पॉइंट से भी कर सकता था, या मैंने पहले और आखिरी डेटा पॉइंट से भी कर लिया। तो इस बात को जरा समझें कि डेटा पॉइंट्स आप सारे ले सकते थे, लेकिन जरूरी, अब फिर आप ये सवाल पूछेंगे कि फिर सर आपने आर क्यूब के चक्कर में क्यों डाल दिया हमें, और फिर आपने क्यों पहला ले लिया और आखिरी ले लिया शुरू में ही बता देते कि ये तो 20 और 17/2 से भी मसला हल हो जाना था। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आगे आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपको सिर्फ दो ही डेटा पॉइंट्स देगा। वो कहेगा जी पहले यूनिट्स पे इतने लगते हैं और 16वें यूनिट पे इतने लगते हैं, या 32वें यूनिट पे इतने लगते हैं, या 256वें यूनिट पे इतने लगते हैं। तो आपने पहला पॉइंट लेना है, वो आखिरी पॉइंट लेना है, उसमें से डेटा आपका आर निकल आना है। ठीक है जी, समझ आया? जी हरीश, सिंपल डिवाइड से भी हो सकता था मामला, लेकिन आगे जाके ये सिंपल रहेगा नहीं ना, इसलिए हमने ये सारा घुमा फिरा के किया। मैंने अभी यही कहा था ना कि आप मेरे से पूछेंगे कि फिर इतना लेंथी प्रोसीजर की क्या जरूरत है। अभी तो देखिएगा 1.5 सफ़े का भी प्रोसीजर करना पड़ेगा। समझाने का मकसद यही था कि आपको मल्टीपल वे से आना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं कि आपने जब सिंपली 17.2 को 20 पे तकसीम किया और मल्टीप्लाई किया तो तब भी 86% ही आता है। तो इतना लंबा प्रोसीजर करने की क्या जरूरत है? प्रोसीजर समझाने की जरूरत तब पड़ती है जब हमने क्वेश्चन को एक सोल्यूशन को एक स्ट्रक्चर देना होता है। जी मैं यही समझाना चाह रहा था हरीश कि इधर तो आप कर लेंगी, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछूंगा तो फिर तरह डिवाइड करके मुझे निकाल दीजिएगा जवाब। तो फिर आपका जो कमेंट है वो बिल्कुल वैलिड हो जाएगा। देखिए मैंने तो आपको वो मेथडोलॉजी सिखानी है जिससे ये सवाल भी हो, अगला भी हो, उससे अगला भी हो, उससे अगला भी हो, एग्जाम वाला भी हो। तो ये तो सवाल डिवाइड करके हो जाएगा 86%। अगला कैसे करेंगे? उसके लिए आपको लॉजिक चाहिए, उसके लिए आपको प्रोसीजर चाहिए। ठीक है, राइट। बल्कि इसका जो अगला प्रोसीजर है वो तो फिर फार्मूला है, और फार्मूला तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल वी नीड टू गो फॉर दैट। अच्छा, अभी इसके अंदर एक और चीज आपको नोट करवानी है मुझे, तब मुझे चैन आएगा कि मैंने आपको वो बात भी बता दी कि अगर यहाँ पे वो ये कॉलम ना देता, ये वाला, और एक कॉलम बना के देता और वो कहता टोटल टाइम, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से लिख के देता, मैंने आपको बताया ना कि एक सवाल को कितने अंदाज से खुद ब खुद ही बनाया जा सकता है। तो मैं अगर आपको ये एमसीक्यू देता ना तो मैं आपको ये खा जाता, ये यानी कि इसको इसको यहाँ से डिलीट कर देता, आपको ये कॉलम देता, ये कॉलम देता। ठीक है, अब आपको कोई फर्क महसूस हुआ? ये एवरेज टाइम है, वो टोटल टाइम है। ठीक हो गया? अच्छा मुझे अब आप ये बताओ, क्या अब आप इसको इससे डिवाइड करके जवाब निकाल पाओगे 86%? क्या अब अगर मैं इस तरह करूं कि 20 टाइम्स आर टाइम्स आर टाइम्स आर इज इक्वल टू 101.76, क्या अब मेरा जवाब ठीक आ जाएगा?
तो हरीश ने एक तरीका बता दिया है मुझे, जो कि बहरहाल जवाब निकाल के दे रहा है कि आप इसको 2 दफा डिवाइड करें, यानी कि 34,4 को पहले 20 पे तकसीम करें, फिर शायद उसको फिर तकसीम करें, तब जाके जवाब आएगा। तो शहनाज का जवाब है कि पहले एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बात ये है कि आपकी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि एज कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स योर कम्युलेटिव एवरेज टाइम फॉल्स टू अ फिक्स परसेंटेज। वो ये थ्योरी ये नहीं कहती कि योर टोटल टाइम फॉल्स टू अ फिक्स परसेंटेज। थ्योरी ये कहती है एवरेज टाइम फॉल्स टू अ फिक्स परसेंटेज। तो आपने अगर थ्योरी के हिसाब से चलना है तो टोटल टाइम से एवरेज टाइम निकालना पड़ेगा और फिर उस एवरेज टाइम से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 दफा तकसीम वाली लॉजिक पता नहीं कहाँ तक चलेगी, आई डोंट नो, चल भी सकती है, लेकिन ultimately you have to calculate average time from the total time and then you have to work for this rate of learning। ठीक हो गया जी? जी बिल्कुल ऐसा ही है, टोटल टू एवरेज, एवरेज टू परसेंटेज, एग्जैक्टली। तो ये बात आपने इस चीज को ख्याल रखना है जब आप क्वेश्चन कर रहे हो कि वो आपको दे क्या रहा है। वो आपको टोटल टाइम दे रहा है, वो आपको एवरेज टाइम दे रहा है, क्योंकि आप डेफिनेटली इसमें आपका प्रॉब्लम होगा। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 पे मैं अभी नहीं जाता, ये एक सिंपल सा ही सवाल है। और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 7 मैं आपसे जरूर करवाना चाहूंगा। ABCD 4 ऑप्शंस हैं। तमाम बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, 19 स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर लाइव सुन रहे हैं, तो आपने लिखना है 7 और लिखना है अपना जवाब 7.A और 7.B और 7.C और 7.D। तो मुझे आपसे ये जवाब चाहिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स एवरीवन, डू इट। तो अब तक जो मुझे आंसर्स रिसीव हो रहे हैं उसमें ए और सी में टाइप पड़ा हुआ है। कुछ लोग ए बता रहे हैं और कुछ लोग सी बता रहे हैं। बाकी लोग भी दे दें। बाकी लोगों को क्या हो गया जी, आप लोग भी तो आंसर दे ही सकते हैं। ले जी, आप सारों के जवाब हो गए गलत। ठीक है, ना जवाब ए है, ना जवाब सी है, और अभी तक मुझे किसी ने ए और सी के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। राइट, सो लेट मी कम बैक। इसका जो जवाब
है, एक मिनट में दोबारा कमेंट्स पढ़ लूँ, अगर किसी का आया हो तो मैं उसको अप्रिशिएट कर दूं। तो नहीं जी, इसमें सब ने जो जवाब निकाला है वो या तो 70 निकाला है या 82 निकाला है। और मैं आपको बता दूं, एक आप में से कुछ लोगों ने इसे एवरेज टाइम लिया है और कुछ लोगों ने इसे कम्युलेटिव टोटल टाइम लिया। कुछ लोगों ने एवरेज लिया, कुछ लोगों ने टोटल लिया। ना तो ये एवरेज है ना ये टोटल है, ठीक है, बल्कि ये क्या है, द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस ईच ऑफ, इसका आंसर बार मैं आपको पहले बता दूं, इसका आंसर है जी डी। The time taken to produce each of the first 4 batches of a product as follows. गौर कीजिएगा, time taken to produce each of the first 4 batches, यानी कि जो पहला बैच है उसको 100 मिनट लगते हैं, जो दूसरा बैच है उसको 70 मिनट लगते हैं, जो तीसरा बैच है उसको 62 मिनट लगते हैं, जो चौथा बैच है उसको 57 मिनट लगते हैं। ये चौथे बैच का टाइम है, तीसरे बैच का टाइम है, दूसरे बैच का टाइम है, पहले बैच का टाइम, ठीक है। अब यहां से जरा टोटल टाइम निकालो। टोटल टाइम तो एक यूनिट बनाने में टोटल टाइम लगता है 100, 2 यूनिट बनाने में टोटल टाइम लगता है 140, सॉरी 170, और 3 यूनिट्स बनाने पे 170 जमा 62 232, और 232 में 57 जमा कर दो तो 289, ठीक हो गया। अब जरा निकालो कम्युलेटिव एवरेज। कम्युलेटिव एवरेज, तो पहले यूनिट पे कम्युलेटिव एवरेज 100 है, दूसरे यूनिट पे कम्युलेटिव एवरेज 170 तकसीम 2 है, 85, ठीक है 85। तीसरे यूनिट पे कम्युलेटिव एवरेज 232 डिवाइडेड बाय 3 है, 77.33। चौथे यूनिट पे 289 डिवाइडेड बाय 4, 72.25। अब थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी ये कहती है कि एज कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स योर कम्युलेटिव एवरेज फॉल्स टू अ फिक्स परसेंटेज। वो कितना है 85%, और अगर इसको डबल कर लो यहाँ पे भी कितना है 85%, तो इसका आंसर जो था वो 85% था। अब देखो उसने आपको डॉज करा दिया, और उसने आपको कहाँ से डॉज कराया, उसने आपको लैंग्वेज से डॉज कराया। कभी वो टोटल टाइम देता है, कभी वो एवरेज कम्युलेटिव देता है, कभी वो उस पर्टिकुलर यूनिट का टाइम देता है कि ये पहले यूनिट का टाइम है, ये दूसरे यूनिट का टाइम है, ये तीसरे यूनिट का टाइम है, और उसके लिए उसने ऊपर ही बता दिया था टाइम टेकन टू प्रोड्यूस ईच ऑफ द फर्स्ट 4 बैचेस, ठीक है। सो दैट्स हाउ आपको कितना, अब आप खुद सोच लें कि आपको कितना होशियार रहना पड़ेगा इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। सो यू हैव टू हैव फुल ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट, अदरवाइज आप सारे के सारे, कोई 70 का जवाब दे आएगा, कोई 82 का जवाब दे आएगा, और बाहर बस आप सोचेंगे या तो 72 ठीक है या 82 ठीक है, जबकि यहाँ पे 85 आंसर ठीक है। एनी क्वेश्चन यू हैव, किसी ने इसको जो फॉलो किया उसको लगा कि हाँ ये तो इस तरह से ही सॉल्व करना चाहिए था, या आपको लगा ही नहीं बिल्कुल ही कि इस तरह से भी हो सकता था, तो यहाँ अभी भी आपको यकीन नहीं आया कि ये कैसे हो गया। चले सारे चुप हो गए। एनीवेज लेट्स प्रोसीड। लेट्स प्रोसीड जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी ब्रॉडर एप्लीकेशन देखनी है, और ब्रॉडर एप्लीकेशन के सवाल कौन से होंगे, ब्रॉडर एप्लीकेशन के सवाल वो वाले होंगे जिसमें हमने अब लर्निंग कर्व को पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट लेके आना है, और लर्निंग कर्व को पार्ट ऑफ दी कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग लेके आना है। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 है हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, या एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट केस है बाइक रेसर्स कंपनी का। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, और फिर यहाँ से हम अगर टाइम परमिट करेगा हमें तो हम पास पेपर के क्वेश्चन
देंगे। मैं वैसे आपको क्विकली दिखा देता हूँ। आपके लिए मैंने एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट बना के रखा हुआ है। उसके अंदर ICMA का, SMA का 5 पेपर्स के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि चूंकि हमारा फॉर्मेट चेंज हुआ है और उस फॉर्मेट के मुताबिक हमने MCQs को काफ़ी टाइम देना है, बट स्टिल हम इस तरह के क्वेश्चंस को टाइम देंगे, हम इनको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं आप खुद देख सकते हैं। 3 नंबर की रिक्वायरमेंट है, 4 नंबर की रिक्वायरमेंट है, 3 नंबर की रिक्वायरमेंट है। ये आपका लेट्स से 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपका 1 नंबर की रिक्वायरमेंट है, 1 नंबर की रिक्वायरमेंट है, 3 नंबर की रिक्वायरमेंट है, 5 नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आपके सामने आपको करने के लिए दिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे एज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि आपको 3 से 5 नंबर का डिस्क्रिप्टिव न्यूमेरिकल भी और डिस्क्रिप्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पास्ट पेपर्स हमारे बिल्कुल भी इररेलेवेंट नहीं हुए। कहीं आप मुझे कहें कि जी सर पास्ट पेपर्स अब क्या करने का फायदा, हम पास पेपर्स करेंगे और शायद हम बड़े सवाल भी करेंगे। आई एम नॉट गोना से कि एक 15 नंबर वाला सवाल हम नहीं कर सकते या 20 नंबर वाला सवाल नहीं कर सकते, हम उसको करेंगे लेकिन ज़्यादा एम्फोसिस उस पर नहीं देंगे। हम उसमें से सिर्फ चंक सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर वो सवाल को तोड़ के एक छोटा सा हिस्सा हमारे से पूछता है तो उस हिस्से का जवाब हम कैसे देंगे। तो all the past papers are highly relevant and we will do the practice of those past papers along with MCQs from the practice kits। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। I'm not gonna exclude the long questions। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं वापस आता हूँ और before I actually go into those descriptive questions, दो बातें theoretically अब आपसे मैं कर लेता हूँ, क्योंकि हम लर्निंग कर्व को थ्योरेटिकली अब क्लोज कर देते हैं और फिर न्यूमेरिकली जो भी बच गया आज बच गया तो आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा मैं, आप इनको सॉल्व करेंगे ओवर नेक्स्ट 3 डेज और अगली क्लासेस में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दो थ्योरेटिकल बातें जो हैं वो, अब पहली बात है एप्लीकेशंस। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है लर्निंग का, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी एप्लीकेशन थ्रू आउट योर एसएमए होनी है। कैसे होनी है? प्राइसिंग डिसीजंस किसकी बेस पे लिए जाएंगे? कॉस्ट की बेस पे। कॉस्ट का एक कंपोनेंट क्या है? लेबर। लेबर पे अप्लाई होता है लर्निंग कर्व। तो मैं लर्निंग कर्व अप्लाई करवा के लेबर का टाइम चेंज करवाऊंगा और टाइम चेंज होने से कॉस्ट चेंज होगी, कॉस्ट चेंज होने से प्राइसिंग डिसीजंस पे फर्क आएगा। तो ये पूरा कनेक्शन है, कल भी बताया था। फिर वर्क स्केड्यूलिंग पे हमारा इम्पैक्ट आता है। डेफिनेटली अगर हमारी लेबर एफिशिएंट हो गई है, वी नीड लेस लेबर and that has managerial implications, we might have to lay off some labor। तो अगर learning curve के through our labor has learned and our labor is now become more productive, so we can lay off some labor। प्रोडक्ट वायबिलिटी को चेक करते वक्त लर्निंग इफेक्ट आएगा। हो सकता है कि अगर हम पहले यूनिट के घंटों के हिसाब से प्रोडक्ट की वायबिलिटी देखें तो प्रोडक्ट वायबल ना हो, लेकिन अगर हम 1000 यूनिट्स गुजार के और 1000 यूनिट्स देखेंगे, 1000 यूनिट्स तक हम बना ही लेंगे, तो 1000वें यूनिट के टाइम को देखें अगर हम कि 1000वें यूनिट पे कितना टाइम लग रहा है, तो हो सकता है प्रोडक्ट वायबल हो जाए। पहले यूनिट पे 100 घंटे, प्रोडक्ट वायबल नहीं है, तो 1000वें यूनिट पे 10 घंटे, प्रोडक्ट वायबल नजर आना शुरू हो जाएगा। तो लर्निंग इफेक्ट का प्रोडक्ट की वायबिलिटी पे भी इम्पैक्ट आता है। स्टैंडर्ड सेट है, आपने लेबर के स्टैंडर्ड सेट करने हैं, तो लेबर के स्टैंडर्ड सेट करते वक्त आपको उसका लर्निंग रेट भी अज्यूम करना चाहिए और उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए while calculating planning and controlling variances। बजटिंग, आप लेबर की बजटिंग करनी है, लेबर बजट बनाना है, तो उस वक्त भी आपको करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू नेम इट, देयर आर almost everything we can incorporate learning effect into that, because labor जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ learning effect होगा। और कॉस्टिंग में से और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में से लेबर को निकालना या लेबर कॉस्ट को निकालना, इट्स वेरी हार्ड। ठीक है, तो एक तो ये थ्योरेटिकल बात आपसे करनी थी। दूसरी थ्योरेटिकल बात आपसे ये करनी थी कि ये जो लर्निंग कर्व की थ्योरी है इसकी लिमिटेशंस भी हैं। अभी जो लिमिटेशंस की बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, क्यों बताना चाह रहा हूँ, और मैं आपको साथ ये भी कहूँगा कि अब इस तरह की चीज
चीजें आप छोड़ नहीं सकते। पहले जब इस तरह की चीजें हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे तो स्टूडेंट ना तो इंटरेस्ट लेता था और शायद उसको ऐसे लगता था कि सर टीचर जो है वो टाइम ज़ाया कर रहा है हमारा, हमें तो बस न्यूमेरिकल करने हैं और बस सर हमें किसी तरीके से ये जो 2019 में पेपर आया था बस ये अटेम्प्ट का ये बड़ा मुश्किल न्यूमेरिकल था ये करा दें और वो जो पॉइंट था वो करा दें। थ्योरी की जब मैं बात करता हूँ लाइक मेरा तो एक्सपीरियंस यही है, मुझे पढ़ाते हुए 15-16 साल से भी ऊपर हो चुका है। मैं ICMB के सेंटर्स में भी पढ़ाता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। आई टीच ऑलमोस्ट फ्रॉम मैट्रिक टिल PhD। मैं PhD को भी पढ़ाता हूँ, इनफैक्ट कल मेरा PhD का स्टूडेंट क्वालिफाई भी करेगा। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि जैसे ही थ्योरी पढ़ाना शुरू करो तो बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन असल अंडरस्टैंडिंग जो है वो थ्योरेटिकली है। थ्योरेटिकली जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी न्यूमेरिकल भी आप उतनी आसानी से कर सकेंगे। ये तो खैर होगी एक अलग बात। अब जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये है कि सीवी में थ्योरी को पढ़े बगैर आप सीवी में बैठ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपसे उसने थ्योरेटिकल एमसीक्यूज पूछने हैं और थ्योरेटिकल एमसीक्यूज क्या होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ लर्निंग का मॉडल, राइट? अब जिस शख्स ने लिमिटेशंस पढ़ी होंगी या उसको लिमिटेशंस का आइडिया होगा वो ही इसको सॉल्व कर सकेगा, अदरवाइज को तुक्का मारेगा। तो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज लिमिटेशंस पे पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज डेफिनेशन पे पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज इम्प्लीकेशन पे पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल एमसीक्यूज प्रोस एंड कॉन्स पे पूछे जाते हैं। सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस थ्योरी नॉट बाय हार्ट। में भी रट्टा नहीं मारना कि आप इसको क्रैम करना शुरू कर दें। वैसे क्रैम भी अगर कर लें तो इन अ सेंस कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में थ्योरी होनी चाहिए ना, बट इफ यू बेटर अंडरस्टैंड दिस। तो अब ये इतनी तमीद मानने का मकसद सिर्फ आपको रियलाइज करना था, अदरवाइज जो पॉइंट्स हैं वो बड़े सादे सादे हैं। पॉइंट्स क्या हैं कि देखें, लर्निंग का मॉडल की लिमिटेशंस ये हैं, या इन अदर वर्ड्स लर्निंग का मॉडल अप्लाई तब होगा, वरना ये अप्लाई ही नहीं होगा, जब प्रोसेस जो है वो लेबर इंटेंसिव होगा। तो अगर आपका मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट है और कैपिटल इंटेंसिव काम हो रहा है और मशीन इंटेंसिव काम है, रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो फिर लर्निंग का मॉडल अप्लाई नहीं होगा। लर्निंग का मॉडल का ताल्लुक लेबर से है, लेबर इंटेंसिव काम होगा तो लेबर काम करेगी तो लर्निंग होगा और लर्निंग इफेक्ट होगा। सो इन अ मशीन इंटेंसिव एनवायरनमेंट लर्निंग का थ्योरी डज नॉट अप्लाई। ये इसकी लिमिटेशन है और ये इसकी हद है, इससे बाहर ये नहीं जा सकती। दूसरी बात, द प्रोडक्ट इज न्यू। अगर तो प्रोडक्ट नया है तो नए काम को सीखने में तो लर्निंग कर्व होता है, पुराने काम में लर्निंग कर्व नहीं होता, क्योंकि काम कर करके आप आ जाते हो। तो अब जो मॉडर्न एनवायरनमेंट है उसमें हम नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो मॉडर्न एनवायरनमेंट में तो डेफिनेटली लर्निंग का इफेक्ट के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर ट्रेडिशनल वर्किंग एनवायरनमेंट है, हम एक ही प्रोडक्ट इतने सालों से बना रहे हैं, लाइक अगर मैं मुल्तान की बात करूं, मुल्तानी सोन हलवा साल हा साल से बन रहा है, एक रेसिपी से बन रहा है। एक फर्नीचर बनाने वाला है, वो चनेयोटी फर्नीचर एक ही तरह का साल हा साल से बना रहे हैं, उसमें किस बात की लर्निंग? लर्निंग तो तब होगी जब आप कोई नया काम करोगे, नया डिजाइन लेके आओगे, नया प्रोडक्ट लेके आओगे, नई रेसिपी लेके आओगे, वहां पे लर्निंग कब होगी? क्योंकि शुरू में अनफेमिलियर होगा काम, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाओगे। तो ये काम आप नस्लों से कर रहे हो, उसमें किस चीज की लर्निंग का, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तीसरी बात, प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स। सो लर्निंग कर्व थ्योरी ये नहीं कहती कि सादे काम भी सीखने में हमें टाइम लगेगा। जो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होता है उस पे लर्निंग कर्व होता है। तो सादा काम इज मोर इजी फेमिलियर, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जितने उसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं। अब एक आसान सी सर्जरी करनी है, चीर फाड़ करनी है, आसानी से कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, डेलिकेट है, डीप है, इंटेंस है, उसमें लर्निंग कर्व है। इवन अपना हाथ स्टेबल करने पे ही लोगों को 10 साल लग जाते हैं कि उनका हाथ ना काम पे स्टेबल हो, राइट? सो लिमिटेशन ऑफ लर्निंग कर्व इज प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट पे तो लर्निंग इफेक्ट आता है, सिंपल प्रोडक्ट्स पे लर्निंग इफेक्ट अप्लाई नहीं होता। फिर है जी प्रोडक्शन रेपिटेटिव हो, ब्रेक्स ना हो। अब चाहे प्रोडक्ट नया हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे लेबर इंटेंसिव हो, लेकिन अगर आप ब्रेक ले लेंगे
लाइक आपने काम किया, फिर ब्रेक ले ली, फिर साल बाद दोबारा काम किया, तो जब ब्रेक्स आएंगी, मेजर ब्रेक्स आएंगी प्रोडक्शन में, तो लर्निंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। लर्निंग कर्व में आप फिर पीछे चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि फिर आप मुसलसल अब 85% से टाइम कम करते रहेंगे, बल्कि अगर आपने रोक दिया, एक स्टेज पे वो काम करना रोक दिया, तो फिर दोबारा जब काम करेंगे तो दोबारा शायद आपको 100 घंटे लगे। आपने अच्छा भला इस 100 को 90 पे, 90 को 85 पे आप ले आए थे, लेकिन जब ब्रेक आ जाएगी तो ब्रेक के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे तो 100 से स्टार्ट करेंगे। तो लर्निंग कर्व मॉडल उस वक्त अप्लाई होता है जब देयर आर नो मेजर ब्रेक्स इन दी प्रोडक्शन। तो ये मैंने आपको लिमिटेशंस भी बता दी हैं, और ये मैंने आपको जो है वो एप्लीकेशन भी बता दी। अगली क्लास में मैं कुछ एमसीक्यूज लेके आऊँगा जस्ट फॉर योर चेकिंग। ज़रा आपका हम कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि आप कितनी थ्योरी रिटेन कर रहे हैं और क्या आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, और वो मैं इजीली जान पाऊंगा जब मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दूंगा और थ्योरेटिकल एमसीक्यूज दूंगा, उससे पता लग जाएगा। किसी का कोई सवाल है इसमें से तो वो पूछ सकता है। मैं इस वक्त आपके चैट बॉक्स पे, क्वेश्चन आंसर बॉक्स पे नजर मार रहा हूँ। जी बिल्कुल। आहत, दो अच्छे अच्छे जो है वो कमेंट्स हैं यहाँ पे, एंड आई विल इनकरेज एवरीवन टू राइट एनी पॉसिबल जो जो आपके दिमाग में रहे। देखिए टीचर भी बच्चों के सवालों से ही कुछ बातें या तो अंडरस्टैंड भी कर रहा होता है, या उसको बताने का मौका मिल जाता है जो चीज़ शायद वो भूल भूल रहा हो, या कोई पॉइंट जो उसके फ्लो में ना आ रहा हो। तो एक अच्छा सवाल एक अच्छा जवाब का बाइस बनता है। तो इसलिए दूसरा, जरा यहाँ पे ना इस क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स को फिल करना सीखें, टेक्स्ट करके जवाब देने और सवाल पूछने। तो जरा यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें अपनी। तो दो सवाल मुझे जो अच्छे लगे, इनफैक्ट दो ही आए हुए हैं इस वक्त। आहद ने पूछा, इज इट ऑल्सो एप्लीकेबल इन सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री? बिल्कुल, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री पे भी ये एप्लीकेबल होगा डेफिनेटली। उसमें भी लर्निंग कर्व होता है, तो चाहे प्रोडक्शन है चाहे सर्विस है, लर्निंग कर्व होता है। लाइक इवन इस वक्त मैं टीच कर रहा हूँ, मेरा टीचिंग में लर्निंग कर्व है। मैं इस वक्त ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, मेरा ऑनलाइन टीचिंग का लर्निंग कर्व है। बहुत सारे काम जो ऑनलाइन टीचिंग में मैं 2 मिनट में कर सकता हूँ, लोगों को शायद 2 घंटे भी ना लगे, 2 घंटे से ज़्यादा लग जाए। हर काम को करने का लर्निंग कर्व है। आप इवन जब एग्जाम देंगे आपका लर्निंग कर्व होगा। जो लोग 2 दफ़ा सीवी दे चुके होंगे, उनका सीवी देने का तीसरी दफ़ा का एक्सपीरियंस आसान होगा, क्योंकि उनका लर्निंग कर्व होगा। लर्निंग कर्व इज एप्लीकेबल। शनाज का सवाल है, सर एक और भी हो सकता है, शी इज रेफरिंग टू लिमिटेशन की। लिमिटेशन में एक और पॉइंट हो सकता है कि अगर लेबर न्यूली हायर्ड हो। अच्छा हाँ, अगर लेबर न्यूली हायर्ड हो तो उसको हम ट्रेन करते हैं, और अगर हमने ट्रेन नहीं किया तो ज़ाहिर बात है वो अगर खुद से सीखेगी तो उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से काफ़ी टाइम लगेगा। तो नॉर्मली होता ये है कि लेबर को हम भी ट्रेन करते हैं, इसलिए ट्रेन करते हैं ताकि वो लर्निंग कर्व उसका जो है वो शुरू से ही उतना हो जितना दूसरों का है। बट एनीवेज दिस कुड आल्सो बी अ पॉइंट इफ लेबर इज न्यू एंड अनट्रेन्ड, देन लर्निंग कर्व अप्लाइज। इस तरह कहेंगे इसको। इसको थोड़ा सा हमें ज़रा सही वर्ड्स चूज करने पड़ेंगे, बट इट कुड बिकम पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन एट लीस्ट। ये भी अच्छा सवाल है अरसलान का कि is it applicable on single skilled labor or multi skilled, like in Toyota where single team assemble the whole interior of car and assembly plant? सवाल पढ़ के रेडीमेड आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग आपके सवाल से बन रही है वो ये है कि सिंगल स्किल्ड लेबर। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैं पहले कुछ और समझा था पहली दफ़ा पढ़ के, अब दूसरी दफ़ा पढ़ने में ज़रा मुझे कुछ और समझ आया। इसके सिंगल स्किल्ड लेबर का मतलब है एक बंदा एक काम कर रहा है, या तो वो मिस्त्री है या मजदूर है या पेंट करता है या पॉलिश करता है या इंटीरियर डेकोरेट करता है। यस, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक ही काम बार 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 जब करोगे, एक ही काम, सिंगल स्किल,
तो उस स्किल का आपका, उस काम का आपका जो लर्निंग कर्व है वो बेहतर हो जाएगा। अगर आप मल्टी स्किलिंग करोगे, थोड़ी देर के लिए ये काम करते हो, थोड़ी देर के लिए वो काम करते हो, थोड़ी देर के लिए कुछ और काम करते हो, तो वहां पे जाहिर सी बात है लर्निंग कर्व जो है वो आपका अफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज यू आर स्विचिंग बिटवीन योर टास्क। ठीक है, तो इसीलिए तो स्पेशलिस्ट फिर होते हैं ना। कभी आप फैक्ट्री इन्वायरमेंट में जाओ, जिस तरह आपने टोयोटा की मिसाल दी, मैं एक दो फैक्ट्रीज में जब जाता हूँ, लाइक बेल में जाओ, किसी एसी बनाने वाली कंपनी में जाओ, तो एक बंदे का काम है, उसने सिर्फ टेप लगानी है। अब वो टेप लगा रहा है, बस वो एक assembly लाइन गुजर रही है, उसने दो तीन कंपोनेंट्स के ऊपर टेप लगानी है, बस वो टेप लगा रहा है, टेप लगा रहा है, टेप लगा रहा है, टेप लगाते लगाते उसका इतना लर्निंग का हो जाता है कि उसकी इतनी टाइमिंग सेट हो जाती है कि अगर वो सो भी जाए तो सोते सोते भी टेप लगा सकता है। और वो इतनी फास्ट वो काम कर रहा होता है जो फास्ट हम कर ना सकें। इस तरह की कई वीडियोस हैं, आज अगर आप यूट्यूब पे भी चले जाएं तो आप जरा देखिएगा कि जो फास्ट वर्कर्स होते हैं, फास्ट वर्कर्स के नाम से कई वीडियोस हैं, देखिएगा कि लोग कितनी तेजी से काम कर लेते हैं, और वो तेजी से काम करने वाले वो लोग होते हैं जो अपनी लर्निंग कर्व की पीक पे होते हैं। चलें जी, आई गेस गुड डिस्कशन, हमारी अच्छी डिस्कशन हुई इसके ऊपर। जितना बात करेंगे, जितना डिस्कस करेंगे आपस में टीचर के साथ, हाँ गिवन द टाइम, बहुत ज़्यादा हमने टाइम वेस्ट भी नहीं करना, हमने ऑब्वियसली टारगेटेड हो गए तैयारी करनी है, बट ट्राई टू ब्रेक अप। ऑनलाइन लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते, या मैं अगर आपको नहीं देख पा रहा, आप मुझे नहीं देख पा रहे। आई गेस ऑनलाइन में लोग ज़्यादा सवाल पूछते हैं, मेरा एक्सपीरियंस यही है अब तक का। पिछला मैंने पूरा एसएमए का बैच पढ़ाया है, मेरे एवरेज सेशन में 50 से 60 सवाल होते थे जो बच्चे पूछते थे और मैं उनका जवाब देता था। तो छोटे छोटे कमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, तो उसको पूछने में और बताने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि फिजिकल क्लासेस में लोग डरते हैं कि सर कुछ कह ही ना दें और हमारे साथी कुछ हमारे पे हंसे ना कि पता नहीं किस किस्म का सवाल पूछ लिया है, क्या ये सवाल पूछना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चे काफ़ी निडर होकर सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैं आपको उठा के यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑब्वियसली यू शुड बी fearless in asking क्वेश्चन। वैसे भी मेरी ऐसी नेचर नहीं है कि मैं आपके सवाल को डिस्करेज करूँ। जवाब आता होगा बता दूंगा, नहीं आता होगा तो माजरत कर लूँगा, कल बता दूंगा। तो मेरे ख्याल में अब हम उस दौर से गुजर गए हैं कि जब हम ये कहेंगे कि कैसा सवाल पूछा है, और ये तो सवाल ही बेतुका है। ओके जी, 5:20 हो रहे हैं, हमारे पास 20 मिनट हैं। इस 20 मिनट में मेरे ख्याल में हम एक आधा सवाल कर सकते हैं। आई माइट जस्ट नीड 2 मिनट्स वाटर ब्रेक, और आप भी बेशक 2 मिनट के लिए पानी पी सकते हैं। दिस इज नॉट अ प्रॉपर ब्रेक, दिस इज जस्ट 2 मिनट्स वाटर ब्रेक। पानी पीने के लिए मैं आपसे 2 मिनट ले रहा हूँ। 22 उतनी देर आप बेशक एक सवाल पढ़ लें जो लोग ब्रेक नहीं लेना चाहते।
चलें जी, आई होप आपने सवाल इन द मीन टाइम पढ़ लिया होगा। और अब इसके लिए चूँकि मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो मैं अपना जो नोटबुक है वो ओपन कर लेता हूँ, so that I should be able to write properly. So this is your question, so I will keep it on the left. Okay, so a Swiss watch company, watchmaking company wishes to determine the minimum price it should charge a customer for the special order of watches. The customer has requested a quotation of 10 watches, one batch, but might subsequently place an order for further 10. अभी एक बैच का ऑर्डर दिया है, फिर फर्दर का ऑर्डर दे सकता है। मटेरियल कॉस्ट 30 है, पहले बैच पे 100 घंटे लगेंगे और 80% लर्निंग कर्व है जो एक्सपेक्टेड है टू अप्लाई। लेबर और मटेरियल की कॉस्ट, लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट मिला के 3000 है और सेटअप कॉस्ट 1000। क्या आपने बताना है? मिनिमम प्राइस बतानी है। द कंपनी शुड कॉस्ट फॉर the initial order if there is no guarantee for, अगर एक ही ऑर्डर हो, बस सिंपल सवाल यूं समझ लें कि अगर एक ही ऑर्डर हो। ये तो कॉस्टिंग आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि भाई एक ऑर्डर है तो हम क्या करेंगे, हम मटेरियल ले लेंगे। मटेरियल उसने बताया है कि 30 एक वॉच पे 30 लगता है, तो 10 वॉचेस का एक ऑर्डर है, एक बैच बेसिकली। यहाँ पे उसने एक बैच की कोटेशन पूछी है, एक बैच में 10 वॉचेस हैं, तो 10 वॉचेस का मटेरियल ले लो और फिर 10 वॉचेस के लेबर और ओवरहेड्स ले लो। तो पहले बैच पे 100 घंटे लगते हैं और लेबर और ओवरहेड 3 के हिसाब से 300 ये आ गया, और सेटअप कॉस्ट ले लो, तो सेटअप कॉस्ट जो है वो 1000 है। तो ये हमारी कॉस्टिंग कंप्लीट हो गई। टोटल कॉस्ट 1600 बनती है और इसके हिसाब से 1600 के हिसाब से 1600 तकसीम 10 हमारी जो मिनिमम प्राइस है जिसमें हमारी सिर्फ कॉस्ट कवर होती है वो 160 की है। ठीक हो गया। अब ये सिंपल हमने कॉस्टिंग कर ली। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि इफ द कंपनी वाज देन टू रिसीव द फॉलो ऑन ऑर्डर, अब अगर कंपनी को अगला ऑर्डर मिलना हो, यानी कि एक ऑर्डर, पहला ऑर्डर के बाद दूसरा ऑर्डर मिलना हो, पहले ऑर्डर की तो कॉस्टिंग होगी, पहले ऑर्डर की तो आपने प्राइस बता दी, अब अगर एक और ऑर्डर आपको मिले तो फिर क्या प्राइस चार्ज करोगे? अब हमें ये देखना पड़ेगा कि सेकंड बैच पे क्या टाइम लगेगा। अब यहाँ पे लर्निंग कर्व अप्लाई होगा कि सेकंड बैच पे टाइम रिड्यूस हो जाना चाहिए। तो अगर आप लर्निंग कर्व को अप्लाई करते हो और पहले बैच के 100 घंटे लेते हो और दूसरे बैच पे आप निकालना चाहते हो और बी आप कैलकुलेट कर लेते हो 80% के हिसाब से, वो बी वही आएगा जो हम शुरू से निकाल रहे हैं, -0.321928। तो यहाँ पे हमारे पास जो कम्युलेटिव एवरेज आएगा 2 बैचेस का वो 80 आएगा। ठीक है, और 80 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो टोटल टाइम 2 बैचेस का आएगा वो 160 आएगा, और 160 में से अगर मैं 100 माइनस कर दूं तो दूसरे बैच का जो टाइम आएगा वो 60 आवर्स आएगा। तो ये सारा कुछ करने का मकसद ये था कि मुझे ये पता लग जाता कि दूसरे बैच पे टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि अब जब मैं कॉस्टिंग करूंगा तो मैं मटेरियल में तो 300 डालूंगा 10 into 30, बट जब मैं लेबर और ओवरहेड्स ले रहा हूँ तो अब मैं 100 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बल्कि सेकंड बैच का जो टाइम है उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरी कॉस्टिंग चेंज हो जाएगी और मैं मिनिमम प्राइस चार्ज कर सकता हूँ, वो कम हो जाएगी, सेटअप कॉस्ट उतनी ही है। अब आपके पास जो टोटल कॉस्ट बनती है वो आप निकाल लें, वो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सॉरी एक और चीज़ जो यहाँ पे नहीं चार्ज आप करेंगे वो सेटअप कॉस्ट है, क्योंकि एक दफ़ा आपने सेटअप कॉस्ट लगा ली तो यू आर नॉट गोना इनकर दैट अगेन एंड अगेन। एक ऑर्डर के बाद जब आप दूसरा बैच बनाएंगे तो यू कैन इनकर द सेम सेटअप कॉस्ट। यहाँ पे एक छोटी सी, और ये खैर कॉस्टिंग का पॉइंट है, मैं इस वक्त लर्निंग का फोकस करना चाह रहा हूँ, तो अगर ये पॉइंट आपको जहन में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस पर हम डिबेट कर सकते हैं। फिलहाल क्विकली हम पॉइंट सी पे चलते हैं, फिर उसके बाद ओवरऑल कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपका जवाब देके ये सेशन क्लोज करूंगा। What would be the minimum price if both orders were placed together? अब
दूसरी रिक्वायरमेंट और तीसरी रिक्वायरमेंट में ये फर्क है कि दूसरी रिक्वायरमेंट में हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर पहला ऑर्डर लेने के बाद दूसरा ऑर्डर मिले, यानी कि पहला बैच बना के देने के बाद दूसरा बैच मिले, तो फिर क्या कॉस्टिंग बनती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर दोनों ऑर्डर आपको इकट्ठे मिल जाते हैं, तो अगर आपको दोनों ऑर्डर इकट्ठे मिल जाते हैं तो फिर आपकी कैलकुलेशन कुछ यूं होनी चाहिए कि आप दोनों ऑर्डर्स का मटेरियल ले लो। अब आप 20 टाइम्स 30 करोगे दोनों ऑर्डर्स का मटेरियल, और दोनों बैचेस का आप लेबर और ओवरहेड्स लोगे। अभी हमने ऊपर देखा था कि दोनों बैचेस पे 160 घंटे बनते हैं, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 3 480 आ जाएगा। और दोनों बैचेस, चूंकि अब आपने एक दफ़ा तो सेटअप कॉस्ट लगानी है, तो दोनों बैचेस की सेटअप कॉस्ट उतनी ही रहेगी 1000, तो टोटल कॉस्ट आएगी 2080। और इसको अगर मैं 20 पे तकसीम करूं तो फिर हमारी मिनिमम प्राइस बनती है 104। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द रिक्वायरमेंट कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। तो सी में वो पूछ रहा था कि अगर हम दोनों बैचेस इकट्ठे ऑर्डर हमें मिल जाए। डी रिक्वायरमेंट है कि आप हैविंग कंप्लीटेड द इनिशियल orders for first 20 watches, the company thinks there would be ready market for this type of watch if it brought down the unit selling price to 45. At this price, what would be the profit on first 140 mass production watches, that is after first 20 watches, assuming that marketing cost total 250. अब वो कह रहा है कि एज्यूम करो कि हम 20 वॉचेस बना चुके हैं, और 20 वॉचेस बनाने के बाद हम मैस प्रोडक्शन पे चले जाते हैं। हमने शुरू में कुछ स्पेशल ऑर्डर्स फुलफिल कर लिए, लर्निंग कर ली, लर्निंग करने के बाद 20 वॉचेस के बाद हम मैस प्रोडक्शन पे चले जाते हैं। मैस प्रोडक्शन कितनी वॉचेस की करते हैं? 140 वॉचेस की। तो 140 वॉचेस ऑफ मैस प्रोडक्शन पे आपकी क्या कॉस्ट आएगी, ये हमारा सवाल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मटेरियल ले लेंगे 140 वॉचेस का, तो 140 टाइम्स 30 मटेरियल आ जाएगा 4200। अब जो सवाल है जिसके लिए हम लर्निंग का अप्लाई करेंगे वो ये है कि हम लेबर और ओवरहेड के कितने आवर्स लेंगे। टाइम्स तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, लेकिन लेबर और ओवरहेड्स के कितने आवर्स लेंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम वो वाला टाइम लेंगे जो 20 बैचेस और 160 बैचेस के दरमियान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें कौन सा टाइम चाहिए। हमें देखें, अब इस सवाल को थोड़ा सा यूँ समझें। 20 वॉचेस बना ली, फिर उसके बाद मैस प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, इसका मतलब है 160 वॉचेस। ठीक है, और अगर हम बैचेस में बात करें तो 2 बैचेस बनाने के बाद 14 बैचेस मैस प्रोडक्शन कर रहे हैं, टोटल ऑफ 16 बैचेस। तो अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे 16 बैचेस के टाइम में से 2 बैचेस का टाइम माइनस कर दें, तो हमारे पास ये वाले 14 बैचेस का टाइम आ जाएगा। असल में तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि ये वाले जो 14 बैचेस है मास प्रोडक्शन वाले, उस पर कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, फास्ट फॉरवर्ड आप इसको 16 बैचेस पे सॉल्व कर लो, 2 बैचेस पे सॉल्व कर लो, उसके बाद आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो आवर्स कैलकुलेट होंगे वो 495.36 आवर्स कैलकुलेट होंगे, एंड दिस इज समथिंग यू विल टेक हियर। और फिर वहाँ पे आप अल्टीमेटली चार्ज करोगे मार्केटिंग कॉस्ट। अगेन सेटअप कॉस्ट चार्ज नहीं करोगे, मार्केटिंग कॉस्ट चार्ज करोगे, क्योंकि सेटअप कॉस्ट एक दफ़ा लग चुकी है। हमारे पास कॉस्टिंग ये आ जाएगी, इसको 140 पे डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 364। सो दिस इज द आंसर। ये आपके पास अभी पहली एप्लीकेशन आई है लर्निंग कर्व की, और इस एप्लीकेशन में क्या है कि लर्निंग कर्व का ताल्लुक लेबर से है। लेबर इज पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट की बेस पे प्राइसिंग होनी है। पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, 2 इकट्ठे ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स के बाद 14 मजीद ऑर्डर्स। तो ये आपसे क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। तो राइट नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन आस्क मी, ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन हो अगर किसी भी बारे में, बल्कि अब आप ओवरऑल लेक्चर के बारे में कुछ भी बात कर लें। हमारे पास चूँकि टाइम अब नहीं है, हम मजीद कोई नया क्वेश्चन नहीं लेंगे। अलबत्ता मैं इतना आपको ज़रूर गाइड कर देता हूँ कि आपके पास चूँकि इनफ टाइम है, आप गो के वैसे दूसरे कोर्सेज भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये गाइड करता चलूँ कि आप ये सारा कुछ समझने के बाद आपको ये चाहिए कि आप
ये वाला क्वेश्चन लाजमी करें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, दिस इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट केस क्वेश्चन, बाइक रेसर्स कंपनी। इससे आपको फायदा ये होगा कि इस क्वेश्चन में सारे सवाल ऑब्जेक्टिवली पूछे हुए हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो एक तो आपको ये 5 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। दूसरा, इस सवाल को करने का एक फ़ायदा आपको ये भी है, इसमें लिमिटेशन से पूछी नहीं है, कि इसी सवाल को लेकर आईसीएमए ने पास्ट पेपर्स में एक सवाल पूछा हुआ है, और आई गेस वो ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने शो किया, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मई 2014 में आया था। तो अगर आप वहाँ से वो सवाल समझ लेते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस करने के बाद इफ यू हैव टाइम यू कैन गो थ्रू अदर क्वेश्चन एज वेल। मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेसन में 1-2 क्वेश्चंस पिक कर लूँ मैं लर्निंग कर्व के हवाले से, और बाकी आपके सवालों के जवाब दे दूँ। तो ये गूगल क्लासरूम में ये मटेरियल अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको कुछ और चीज़ें भी वहाँ मिलेंगी लेसन्स के हवाले से, वो आपको ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ रिसोर्सेज वहाँ से लेने हैं। कुछ ना कुछ वहाँ पे पिछले सेशन के लेसन्स पढ़े होंगे, बट एज यू आर टेकिंग लाइव क्लासेस एंड यू आर गेटिंग रिकॉर्डिंग्स, तो आपको उस कंटेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है। यू फोकस ऑन दीज लेक्चर्स एंड यू फोकस जस्ट ऑन द रिसोर्सेज provided in the Google Classroom. So anybody having any question now, you can type in and I will try to respond in the next 5 minutes and then the session is gonna close. और कोई फीडबैक भी दे दीजिएगा, आपको बातें समझ आ रही हैं, am I speaking too fast, am I going too slow, is it okay, whatever, कोई फीडबैक आप देना चाहें तो दे सकते हैं। अरसलान, अगर आप ग्रुप में हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर कर लिया है। आपने सिर्फ उस लिंक को क्लिक करना है और आप उस लिंक से ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे उस क्लासरूम। ओके जी, कैलकुलेशन के हवाले से कुछ लोगों ने स्पीड कम करने को कहा है, सो द पॉइंट इज नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन स्लो डाउन मिल जाएंगी। फिलहाल आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जब वीडियो प्ले करें तो उसको आप स्लो कर लीजिएगा, तो बेफिक्र रहें, यू हैव फुल कंट्रोल ओवर मी। आपने मेरी स्पीड तेज़ करनी है, स्लो करनी है, मुझे म्यूट करना है। वीडियो में आप सारा कुछ कर सकते हैं, बट लाइव सेशन में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि मैं स्लो करूँ। असल में मुझे क्रैश कोर्सेज पढ़ाने की आदत है, मैं वाकई बहुत स्पीड से पढ़ाता हूँ, मुझे इस बात का एहसास भी था, तो मैंने इसलिए आपसे पूछ भी लिया, क्योंकि कुछ लोग को स्पीड अच्छी लगती है लेकिन कुछ लोग बेचारे वो पिक नहीं कर पाते। तो एनीवेज, पॉइंट इज वेल नोटेड एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कैलकुलेशंस विल बी बिट स्लोअर। जी अरसलान, आप व्हाट्सएप की एक्सेस ले लें, किसी दोस्त को कहें वो आपको लिंक भेज देता है, आप उसमें आ जाएं, या मुझे आप कर दें मैसेज 0300863105 पे। ये मैंने पहले भी शेयर किया था, मैं क्लास के एंड में भी शेयर कर लेता हूँ, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको खुद भी लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ माय नंबर। वैसे आप सारे एसएमए के स्टूडेंट हैं, तो आपकी कैलकुलेशन तो आप काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, एक अजम्पशन हमारी ये भी होती है। चलें जी, आई गेस इफ वी हैव नथिंग टू डिस्कस देन it's time to say goodbye and I will see you on Monday, probably with the same topic. उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ज़रा स्लो करके आराम से पास पेपर के क्वेश्चन कराएंगे और फिर हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मूव करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।